हाँ जी। इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे सितंबर महीने का करंट अफेयर्स और उसकी है वो मोस्ट प्रोबेबली आज सेकंड लास्ट क्लास है। कल वाली क्लास में अपने ये सितंबर महीने का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा हो जाएगा। तो आज वाली क्लास में अपन देखते हैं कि क्या क्या लिख रखा है। आपके आगे जो डायग्राम लगा रखा है वो सूजस मासिक पत्रिका से लिया हुआ है और इस डायग्राम में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2। बायोडाइवर्सिटी को लेकर के राजस्थान में जो परियोजना चल रही है उसके बारे में लिखा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वो मरुस्थल को रोकना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। तो ऐसी कुछ चीज़ें सरकार द्वारा की जाती हैं, उसको लेकर के ये जैव विविधता वाली परियोजना चल रही है। और इसका जो फेज चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, फेज नंबर 2, उसके बारे में इसमें है वो लिख रखा है। ये जैव विविधता वाली परियोजना से आगे भी है वो 2-3 बार प्री में भी सवाल आ रखा है और बाकी वाले जितने एग्जाम है उनमें भी इस टॉपिक से है वो सवाल आ रखा है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो परियोजना का नाम क्या है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2। अभी जो चल रहा है वो इसका कौन सा फेज चल रहा है, फेज नंबर 2 या दूसरा फेज। अब देखते हैं इस योजना की शुरुआत कब हुई। तो लिखा हुआ है वर्ष 2011-12 में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसे जीका भी कहा जाता है, के सहयोग से है वो शुरू हुई। ये जैव विविधता वाली जो परियोजना है इसकी शुरुआत हुई थी सन 2011-12 में। और कौन सी बाह्य जो संस्था है वो इसको सपोर्ट प्रदान कर रही है, तो उसका नाम है जीका, JICA। और उस जीका की जो फुल फॉर्म है वो लिख रखी है यहाँ पर, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। एक दो बार तो एग्जाम में यही सवाल था कि जैव विविधता वाली जो परियोजना है इसको कौन सी संस्था है वो सहयोग प्रदान कर रही है, तो कौन सी संस्था है, जीका। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, सन 2011-12 में। आगे क्या लिख रखा है देखो, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 ने प्रदेश की तकदीर बदलनी शुरू कर दी। 1152.53 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में कुल 650 गांव शामिल किए गए, जिनमें से 340 गांव मरुस्थलीय जिलों से व 250 है वो गैर मरुस्थलीय जिलों में और 60 गांव है वो संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के हैं। ये वाले डाटा आप याद नहीं भी रखो तो भी एक तो ये याद रखना है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो कि 2011-12 में। कौन सी जो बाह्य संस्था है वो इस परियोजना को है वो सपोर्ट प्रदान कर रही है, तो जीका। फिर ये अगर ये एक बड़ा वाला डाटा अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि भाई इसमें जो टोटल जो रुपए है वो कितने करोड़ रुपए की ये परियोजना है, तो 1152 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। ये देखो जो भी फैक्ट होते हैं, ये जो नंबर दिए हुए होते हैं, अगर आप इनको पूरा पूरा अगर याद नहीं रखो तो एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि भाई इस परियोजना में जो रुपए लगाए जा रहे हैं वो 1150 करोड़ के आसपास है। तो 1152 करोड़ लिखा हुआ है तो ये 1152 आप थोड़े से याद रख सकते हो। टोटल इस परियोजना में कितने गांव शामिल है, तो के साथ 650 गांव शामिल है। उन 650 को भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो लिखा हुआ है कि उनमें से 340 गांव तो है वो डेजर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है उन डेजर्ट वाले इलाकों में आ रहे वो हैं। 250 है वो वो वाले गांव है जो गैर मरुस्थलीय है, मतलब वो डेजर्ट वाले जिले जो नहीं है उनसे हटकर के जो विलेजेस हैं वो 250 है। और बाकी वाले जो गांव है वो कितने हैं, 60। तो 650 को कैटेगराइज करते हैं तो कितना होगा, 250, फिर ये 60 और 340। तो एक ये बड़ा बड़ा डाटा याद रखना। और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि भाई वो कौन कौन से जिलों के नाम लिखे हुए कि वो कौन कौन से जिले हैं वो इस परियोजना के अंतर्गत शामिल है। तो मरुस्थल वाले जो 10 जिले हैं उनके बारे में लिख रखा है। देखो सबसे पहले बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली और सीकर। ये जो 10 जिले हैं, इन 10 जिलों वाले जो क्षेत्र हैं जिनमें कुछ मरुस्थल के जिले हैं कुछ बिना मरुस्थल के जिले हैं, ये 10 जो जिले हैं ये इस परियोजना में क्या है, शामिल है। एक ये डाटा आप ध्यान रखना। आगे और देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बस्सी, फुलवारी की नाल, जयसमंद, कैला देवी, कुंभलगढ़, रावोली, टाडगढ़ और सीता माता जैसे 7 संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र आज इस जीवन से है वो क्या है, सरोबार है। मतलब ये जैव विविधता वाली जो परियोजना है इसका मेन मोटिव ही क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, मरुस्थल की है वो रोकथाम करना, ऐसे इसके उद्देश्य है। तो ये जो वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, जो संरक्षित क्षेत्र हैं, ये इस परियोजना में क्या है, शामिल है। कितने कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है या संरक्षित क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है, ये देखो जैसे 7 संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य, कितने की बात कर रखी है, 7 की। और अगला पॉइंट लिखा है कि इसी सोच ने जल संरक्षण को इस योजना का है वो क्या किया है, मुख्य आधार बनाया है। कि ये जो परियोजना है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इनका जो मेन मोटिव है, उसी के आधार पर या उसी की सोच ने जल संरक्षण को इस योजना का क्या किया है, मुख्य आधार बनाया है। अब अपन थोड़ा आगे देखते हैं। आगे देखो ये जो सवाल है जो एग्जाम में आया हुआ है वो
लिखा हुआ है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कौन से कथन का चयन करना था? गलत कथन का। अब देखिए एक बार अपन पढ़ते हैं। देखो ये सवाल तो पहले आ रखा है, सवाल तो पहले आ रखा है, लेकिन इस बार वाली सूजस पत्रिका में जो डाटा दे रखे हैं उनसे भी अगर अपन चीजों को करें तो चीजें हैं वो आराम से क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। जैसे देखते हैं, पहला पॉइंट लिखा है, पहला तो सबसे पहले अपन को पकड़ना क्या है, गलत पॉइंट पकड़ना है। पहला लिखा है कि इसे जापानी अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान की गई है। बिल्कुल सही बात है, जीका द्वारा इससे सहायता प्रदान की गई है। अगला लिखा है कि इसमें 18 जिले एवं 8 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित है। अभी अपन ने देखा, मैंने आपको बताया कि इसमें 18 जिले और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित ना होकर के अपन ने कितने जिले पढ़े, 10। और जो संरक्षित क्षेत्र की बात की थी वो कितने थे, 7 थे। देखा अपन ने, तो आपको दूसरा ही पॉइंट है वो इसमें है वो गलत मिल जाएगा। आगे वाले भी देख लेते हैं। इस परियोजना में अबेडा एवं माचिया जैविक पार्क है वो विकसित किए गए हैं। इस परियोजना में जल को भी है वो सम्मिलित किया गया है। तो बिल्कुल ये बात सही है। अगर आपने चीजों को ढंग से पढ़ा होता तो आराम से आप दूसरे ही पॉइंट को पकड़ लेते कि इसमें 18 जिले ना होकर के कितने जिले, 10 जिले हैं। और जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य की जो बात की है वो 8 नहीं है। अब अपन आगे देखते हैं। आगे ये लिख रखा है गौरी महोत्सव के बारे में। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आपने गौरी त्यौहार के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन सूजस में दिया हुआ है तो एक बार अपन चीजों को वापस देख लेते हैं। ये डायग्राम लगा रखा है जिसमें लिख रखा है कि मेवाड़ में गूंज रही गौरी। गौरी महोत्सव जो है ये जो ज्यादा जो प्रचलित है, ज्यादा जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, मेवाड़ में। तो वही लिख रखा है मेवाड़ में गूंज रही गौरी। फिर आगे लिख रखा है भक्ति, अनुशासन और सामाजिक संदेश का लोक पर्व। ये लिख रखा है, बड़ी बड़ी बात है, ये ध्यान रखनी है। 40 दिन तक ये पर्व है वो मनाया जाता है, आप सबको पता ही है। देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अगर जूम करूं तो हो सकता है आप चीजें है वो देख सको। हाँ, ये चीजें क्या अगर विजुअल मेमोरी के रूप में सेव होती है तो चीजें अपन को लंबे टाइम तक याद रहती है। देख लिया आपने। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। आगे लिख रखा है कि सामाजिक संदेश निहित होते हैं, जैसे चोरी का बुरा परिणाम, गोमा चोर, पेड़ संरक्षण, राजा रानी, वर्जू काजरी, अहिंसा, कालू कीर, बहादुरी, राणा, नारी सम्मान व प्रेम। मतलब ये गौरी जो महोत्सव होता है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है उनके बारे में है वो इसमें लिख रखा है। अगला पॉइंट देखते हैं जो अपने ज्यादा काम का है। उसमें लिख रखा है कि गौरी में लगभग 150 सदस्य शामिल होते हैं जिसमें सभी पात्र पुरुष निभाते हैं। स्त्री किरदार भी है वो पुरुष ही प्रस्तुत करते हैं। महिलाओं का जो किरदार होता है वो भी किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। इस दौरान सहभागी 1.25 महीने तक कठोर नियमों का पालन करते हैं, नंगे पाव रहते हैं, मतलब चप्पल नहीं पहनते हैं, भूमि पर सोते हैं, मांस, मदिरा और हरी सब्जियों तक का भी क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। दिन में एक ही बार है वो भोजन करना और घर नहीं जाते हैं। ये गौरी के बारे में बता रखा है कि भाई जब गौरी महोत्सव है वो 1.25 महीने तक 40 दिन तक चलता है तो उस दौरान है वो कौन कौन से त्याग करते हैं, चप्पल नहीं पहनते, जमीन पे सोते हैं, घर का त्याग कर लेते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, वो चीजें लिख रखी है। आगे लिख रखा है कि लोक श्रुति के अनुसार यह पर्व माता गौरजिया मतलब पार्वती की आराधना और शिव पार्वती के मिलन का उत्सव है। अपन सब जानते हैं और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते भी हैं कि ये जो गौरी जो महत्व है वो शिव और पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। और कितने दिन तक ये त्यौहार चलता है, तो के साहब 40 दिन तक चलता है। वही बात लिख रखी है। आगे ये देखो वापस डायग्राम लिख रखे हैं गौरी महोत्सव के, आपको दिखा रखे हैं। अगला, अब तक अपन ने 2 चीजें पढ़ी। सबसे पहले तो जो अपन ने पढ़ा वो था, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ा गौरी महोत्सव के बारे में। गौरी महोत्सव से पहले अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था जैव विविधता वाली परियोजना के बारे में। अब तीसरा जो राजस्थान सूजस में इस बार जो दे रखा था इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है जयपुर का अनोखा गर्दभ मेला। गर्दभ का मतलब ये देखो आगे डायग्राम लगे हुए, आप समझ ही गए होंगे कि भाई जो गर्दभ मेला है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, कहाँ पड़ता है, जयपुर में। जयपुर में, मतलब ये गधों के मेले की बात कर रहा है। अगला लिख रखा है कि जहाँ वैशाख नंदन बनते हैं स्टार, मतलब ये जो मेला बढ़ता है इसमें वैशाख नंदन ही है वो क्या बनते हैं, स्टार बनते हैं। वो किस प्रकार स्टार बनते हैं उसके बारे में आगे लिख रखा है। लेकिन पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है कि भाई गर्दभ मेला है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट। अब अपन आगे देखते हैं। धोरों की धरती राजस्थान की राजधानी जयपुर के भावगढ़ बंदिया में नगर निगम जयपुर की ओर से तथा श्री खलकाणी माता मानव सेवा संस्थान के सहयोग से शरदीय नवरात्र में 4 दिवसीय एशिया प्रसिद्ध गर्दभ मेले का है वो आयोजन हुआ। देखो एशिया का प्रसिद्ध, राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, विश्व का नहीं, भारत का नहीं और एशिया प्रसिद्ध जो गर्दभ मेले का जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ, जयपुर में हुआ। और ये मेला है वो आयोजित करवा कौन रहा है, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जयपुर के भावगढ़ बंदिया में नगर निगम जयपुर, एक तो कौन है, नगर निगम जयपुर, और तथा श्री खलकाणी माता मानव सेवा संस्थान, मतलब जयपुर का नगर निगम और खलकाणी माता का जो
सेवा संस्था ने दोनों मिलकर के जयपुर में है वो एशिया का सबसे प्रसिद्ध गर्दभ मेले का क्या करवाते, आयोजन करवाते। अगला लिख रखा है यह केवल गर्दभ मेला नहीं है बल्कि यह परंपरा, श्रद्धा, व्यापार और रोचकता का अद्भुत संगम है। इसमें स्टार नेता कोई अधिकारी या कोई कलाकार नहीं बल्कि वैशाख नंदन होते हैं। मतलब यहाँ जो वैशाख नंदन जो बता रखा है कि भाई इस मेले में जो स्टार जो होते हैं वो वैशाख नंदन होते हैं, और वैशाख नंदन का मतलब यहाँ किससे है, गधे से ही बता रखा है कि बल्कि वैशाख नंदन होते हैं। इसमें स्टार नेता अधिकारी या कोई कलाकार नहीं होकर के कौन होते हैं, वैशाख नंदन होते हैं। ये बात लिख रखी है। इसके आगे और गर्दभ मेले के बारे में क्या लिख रखा है वो देखते हैं। यह एशिया प्रसिद्ध एकमात्र गधा मेला था जिसमें केवल गधों का ही व्यापार होता था। सन 1996 के बाद मेले में धीरे धीरे घोड़ों की खरीद फरोख्त भी है वो शुरू हो गई। मतलब इस मेले में जब से ये शुरुआत हुई 1996 से, तब इसमें केवल गधों की ही खरीद फरोख्त होती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें है वो घोड़ों की बिक्री भी की जाने लगी। आगे लिख रखा है कि आज़ादी के बाद 1960 तक जागीरदार परिवार की ओर से ही मेला आयोजित किया जाता रहा है। इसके बाद ग्राम पंचायत और अब नगर निगम भी है वो मेला क्या कर रही है, आयोजित करवा रही है। हालांकि ये चीजें अपने इतने काम की नहीं है, लेकिन फिर भी लिख रखी थी तो अपन ने एक बार पढ़ ली। अब अपना जो अगला जो सूजस में जो टॉपिक दे रखा है उसके बारे में भी बिल्कुल आपने राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले लिख रखा है मरुस्थल में ज्ञान का महासागर जैसलमेर का भूमिगत पुस्तकालय। कई बार अनेकों एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो भूमिगत लाइब्रेरी या भूमिगत पुस्तकालय है वो स्थित है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है वो, जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में क्या बना हुआ है, भूमिगत पुस्तकालय। अब देखते हैं साहब के इस भूमिगत पुस्तकालय के बारे में और कौन कौन सी चीजें हैं वो अपने काम की है। सबसे पहले लिख रखा है जैसलमेर जिले के भादरिया गांव की वीरान मरुभूमि के बीच स्थित भादरिया राय माताजी मंदिर में, जहां भक्ति और विशाल गौशाला के अतिरिक्त ज्ञान का एक अद्वितीय खजाना मौजूद है, एशिया का सबसे बड़ा कहा जाने वाला भूमिगत पुस्तकालय है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि भूमिगत पुस्तकालय है कहाँ पर है, जैसलमेर में। जैसलमेर की वो प्रॉपर लोकेशन कौन सी, भादरिया। कई बार एग्जाम में दूसरे नाम से भी सवाल आता है कि भादरिया राय जो पुस्तकालय है, भादरिया राय माता जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर। तो ये ध्यान रखना है। और ये भी क्या है, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। ये देखो पुस्तकालय का है वो फोटो भी लगा रखा है। आगे लिख रखा है संत भादरिया महाराज पुस्तकालय के जनक। जो भादरिया राय के जो महाराज हैं वो इस पुस्तकालय के क्या है, जनक है। ये देखो लिखा हुआ संत भादरिया महाराज पुस्तकालय के क्या है, जनक है। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। इस विराट पुस्तकालय का श्रेय जाता है संत हरवंश सिंह निर्मल को, जिन्हें लोग भादरिया महाराज के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो भूमिगत जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय के जनक कौन है, भादरिया राय महाराज। लेकिन उनका रियल नाम क्या है, उनका रियल नाम लिखा हुआ है संत हरवंश सिंह निर्मल। क्या नाम है, संत हरवंश सिंह निर्मल। ये चीज है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। संत हरवंश सिंह निर्मल है वो किस नाम से जाने जाते हैं, भादरिया महाराज के नाम से, और उन्हीं को है वो इस भादरिया राय पुस्तकालय का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। आगे लिख रखा है कि वे पंजाब से आए एक विद्वान संत थे जिन्होंने मंदिर के समीप एक गुफा में 9 वर्ष तक तपस्या की। उनका जीवन शिक्षा, गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए है वो क्या था, समर्पित था। आपको नाम ध्यान रखना है। जो भादरिया महाराज जो थे उनका रियल नाम क्या था, हरवंश सिंह निर्मल। आगे लिख रखा है 21 अप्रैल 1983 को उन्होंने भूमिगत पुस्तकालय की है वो नींव रखी। बिल्कुल 21 अप्रैल 1983 को इस भूमिगत पुस्तकालय की है वो क्या रखी थी, नींव रखी थी। ये जो महाराज थे इन्होंने 9 साल तपस्या की, और तपस्या करते समय ही इन्होंने 21 अप्रैल 1983 को इस भूमिगत पुस्तकालय की क्या रखी थी, नींव रखी थी। आगे लिख रखा है कि उनका उद्देश्य था विश्व के समस्त ज्ञान को एक ही छत के नीचे लाना, कि विश्व में जहां जहां पर भी ज्ञान बिखरा हुआ है उसको एक ही छत के नीचे लाना। आगे लिखा हुआ है लंबे प्रयासों के बाद 1998 में यह पुस्तकालय पूर्ण रूप से है वो तैयार हो गया। देख लो आप, 21 अप्रैल 1983 को तो इसकी नींव रखी है, और 1998 में यह पुस्तकालय है वो बनकर के पूरा क्या हुआ है, तैयार हुआ है। आगे लिख रखा है 2010 में उनके निधन से पूर्व उन्होंने इसके लिए आवश्यक धन और संस्थानों की व्यवस्था है वो कर दी थी। मतलब ये जो महाराज थे इन्होंने पुस्तकालय की नींव कब रखी, तो सबसे पहले 21 अप्रैल 1983 को। पुस्तकालय बनकर के पूरा तैयार कब हुआ, 1998 को। इन महाराज का है वो निधन कौन से सन हुआ, 2010। भादरिया राय वाले जो महाराज हैं उनको इस पुस्तकालय का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। इन महाराज का रियल नाम क्या था, हरवंश सिंह निर्मल। अब देखते हैं इस पुस्तकालय के और कौन कौन से फीचर है। लिखा हुआ है भूमिगत पुस्तकालय की रचना और संरचना लगभग 20 फीट गहराई में स्थित। कितना है वो अंडरग्राउंड स्थित है, 20 फीट। 20 फीट गहराई में स्थित यह पुस्तकालय 15,000 वर्ग फीट में है वो फैला हुआ है।
20 फीट तो गहराई में है और 15,000 वर्ग फीट में है वो क्या है, फैला हुआ है। इसमें 4 विशाल गैलरियां हैं, जिनमें से 225 फीट लंबी और 2 है वो 365 फीट क्या है, लंबी है। मतलब टोटल कितनी गैलरी है, 4, जिसमें से 2 की तो लंबाई दे रखी है 225 और पीछे वाली जो 2 है उनकी है वो कितनी है, 365 फीट वो क्या है, लंबी है। टोटल है वो गहराई कितनी है, 20 फीट। कितने में फैला हुआ है, 15,000 वर्ग फीट में है वो फैला हुआ है। कुल इसमें 562 अलमारियां हैं। देख लो, जिस प्रकार हवा महल में खिड़कियों के सवाल आते हैं तो हो सकता है इसके भी कभी सवाल आ सकते हैं। इसमें टोटल कितनी अलमारियां हैं, 562 अलमारियां हैं और 16,000 फीट लंबी एक क्या है, रैंक मौजूद है, जिसमें वो किताबें रखी हुई है। टोटल कितनी अलमारियां हैं, 562 फुट और रैंक है उसकी लंबाई कितनी है, 16,000 फीट। आगे लिखा हुआ है पुस्तकालय में 18 कक्ष बने हुए हैं जहाँ किताबें सुव्यवस्थित ढंग से है वो क्या की गई है, रखी गई है। तो हालांकि इतने डाटा याद नहीं रहे तो बड़ा बड़ा याद रख लेना कि 20 फीट तो है वो गहराई में है, 15,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, अलमारियां है वो कितनी है, 562 है। टोटल 4 गैलरी है, 2 तो है 225 वाली और 2 जो है वो है 365 वाली। आगे और एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने इस लाइब्रेरी के बारे में क्या कहा है वो थोड़ा सा लिखा हुआ है। देखो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक में भादरिया महाराज और इस पुस्तकालय का है वो विशेष उल्लेख किया है। कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने भादरिया राय या भूमिगत पुस्तकालय के बारे में है वो जिक्र किया है, उल्लेख किया है। तो वो थे अपने भारत के माननीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब। कलाम साहब ने इस पुस्तकालय का है वो जिक्र किया था, उल्लेख किया था। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की तैयारियों के दौरान वे मई की भीषण गर्मी में भादरिया माता मंदिर पहुंचे। वहां संत महाराज के पर्यावरण प्रेम, जीव दया और ज्ञान के प्रति समर्पण ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। जब उन्होंने महाराज से प्रेरणा का स्रोत पूछा तो महाराज ने मुस्कुराते हुए पुस्तकालय की ओर संकेत किया। हालांकि ये चीज़ें तो अपन ने समझने के लिए लिख ली है, लेकिन आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने भादरिया राय पुस्तकालय का जिक्र किया या भूमिगत पुस्तकालय का जिक्र किया, तो वो कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। क्योंकि 1998 में आप सबको पता ही है पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण चल रहा था और मिसाइल मैन के नाम से जो व्यक्ति फेमस है वो यहाँ पर आए हुए थे। तो जब वो यहाँ आए तो गर्मी पड़ रही थी, तो उन्होंने पुस्तकालय देखा तो उस पर है वो बात की और बिल्कुल उन्होंने इसका क्या किया, जिक्र किया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।